नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम दोस्तों। आज हम भारत के एक ऐसे स्टेट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम सुनकर कुछ लोग ताना मारते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं और कुछ लोग सीना तान के खड़े हो जाते हैं। बिहार। कई लोगों के लिए बिहार सिर्फ माइग्रेशन, पॉलिटिक्स और स्ट्रगल का एक चैप्टर है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही बिहार कभी दुनिया के ज्ञानों का केंद्र था, जहां से देश ही नहीं दुनिया भी रोशनी पाती थी। आज हम उस बिहार की बात करेंगे जो इतिहास के पन्ने में सोना लिखा गया है। एक बिहार जो कभी भारत का दिमाग था। बिहार, एक मिट्टी जो सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये एक सभ्यता का जन्म स्थल है। यहां से शुरू हुई थी एक ऐसी कहानी जिसमें राजनीति भी थी, धर्म भी और ज्ञान का प्रकाश भी। सबसे पहले बात करते हैं मगध महाजनपद की, जो सबसे पुराने और ताकतवर राज्यों में एक था। राजगिर यानी पुराने नाम से राजगृह थी इसकी पहली राजधानी। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ ये शहर उस समय की राजनीति और रणनीति का गढ़ था। उसके बाद आई पाटलिपुत्र, गंगा के किनारे बसा हुआ एक समृद्ध नगर जो बाद में भारत के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट पावर सेंटर बन गया। आज जिस पटना को हम जानते हैं वो कभी पाटलिपुत्र था। इसी पवित्र जमीन पर बोधगया में गौतम बुद्धा को मिला था ज्ञान। यही था वो पल जब एक राजकुमार से एक जगत गुरु का जन्म हुआ और दुनिया ने पहली बार मध्यम मार्ग और अहिंसा का पाठ सुना। बिहार ही नहीं, पूरा भारत वैशाली का भी एहसानमंद है, क्योंकि यही था भगवान महावीर का जन्म स्थान, जिन्होंने जैन धर्म की नींव रखी। उन्होंने सिखाया, सत्य बोलो, अहिंसा जियो। ये वो जमीन है जहां पैदा हुए थे चाणक्य, एक ऐसे गुरु जिन्होंने सिर्फ राजनीति नहीं समझी, उसे लिखा भी। उनकी चाणक्य नीति आज भी पॉलिटिकल साइंस का बेस बनी हुई है। उनकी नीति ने जन्म दिया एक सम्राट को, चंद्रगुप्त मौर्य, एक आम युवक जो भारत के पहले राष्ट्रीय सम्राट बने। फिर आए सम्राट अशोका, जिन्होंने पहले विजय की भूख में कालिंगा जैसे युद्ध लड़ा, लेकिन बाद में उसी रंगभूमि में खड़े होकर अहिंसा का मार्ग चुना। उन्होंने लिखवाया, हर स्तंभ पर धर्म सबसे बड़ा शस्त्र है। ये अशोकन स्तंभ सिर्फ पत्थर नहीं है, ये है एक समय की आवाज जो कहती है, ये जमीन सिर्फ खेती की नहीं है, ये तो विचारों का जन्मस्थल है। बिहार सिर्फ राजनीति और धर्म का केंद्र नहीं था, यह शिक्षा का भी महान केंद्र था, जहां दुनिया भर से लोग ज्ञान लेने आते थे। यहीं था नालंदा विश्वविद्यालय, दुनिया का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी कैंपस। 6th सेंचुरी में स्थापित ये एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 आचार्य रहते और पढ़ते थे, एक छोटी सी नगरी के जैसा। यहाँ की शिक्षा सिर्फ पाठशाला तक सीमित नहीं थी। यहाँ बुद्धिस्ट फिलॉसफी, लॉजिक, मेडिसिन, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी तक सब कुछ पढ़ाया जाता था। 7th सेंचुरी में चाइनीज यात्री ज़ुआंगज़ैंग यहाँ आए थे और उन्होंने नालंदा की जो तारीफ की, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने लिखा कि यहाँ की चर्चाएं इतनी गहरी होती थी जैसे मंदिरों में तपस्या हो रही हो। ये सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं था, ये विचारों का महासमुद्र था। नालंदा में एक भी छात्र बिना विवाद किए ग्रेजुएशन नहीं करता था। हर विचार को चुनौती देना यहाँ का नियम था। और अगर नालंदा ने ज्ञान का दीपक जलाया तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने उसमें तंत्र और ध्यान का तेल डाला। ये विश्वविद्यालय 8th सेंचुरी में स्थापित हुआ था और ये बुद्धिस्ट तांत्रिक स्टडीज का मुख्य केंद्र था। यहाँ से निकले थे अनेक बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो बाद में तिब्बत, चाइना और नेपाल तक धर्म का प्रकाश ले गए। चाहे नालंदा हो या विक्रमशिला, ये दोनों सिर्फ भवन नहीं थे, ये थे भारत के प्राचीन थिंक टैंक्स, जहां विचार जन्मे, पले
और विश्व तक पहुंचे। बिहार का इतिहास सिर्फ पुराना नहीं, ये सोने से लिखा गया युग है, जब पूरा भारत एक साम्राज्य के झंडे तले था और वो झंडा बिहार की मिट्टी से उठा था। इस युग की शुरुआत हुई चंद्रगुप्त मौर्य से, एक ऐसा युवक जिसे चाणक्य ने तैयार किया और जिसने भारत का पहला अखंड साम्राज्य बनाया। राजनीति, नीति और शक्ति, तीनों का सही मेल उसने दिखाया। लेकिन असली रोशनी थी उसके पोते सम्राट अशोका में, जिन्होंने कलिंगा का भयानक युद्ध जीतने के बाद जीत का मतलब समझा और अपने जीवन धम्मा यानी शांति, दया और इंसानियत के लिए समर्पित कर दिया। अशोका का स्तंभ आज भी खड़ा है, जहां उन्होंने लिखवाया, सभी धर्मों को सम्मान करो, सबको शांति से जीने दो। और इसी बिहार से बुद्धिज्म निकला और चाइना, श्रीलंका, जापान तक पहुंच गया। उसके बाद आया एक और सोने का युग, गुप्ता साम्राज्य, जिसे लोग आज भी कहते हैं इंडियाज गोल्डन एज। इस दौर में विज्ञान और साहित्य ने ऐसा पंख फैलाया कि दुनिया हैरान रह गई। आर्यभट्टा ने यहीं से एस्ट्रोनॉमी के सिद्धांत लिखे, जीरो का कॉन्सेप्ट दिया और कालिदास जैसे महान कवि ने संस्कृत साहित्य को अमरत्व दे दिया। ये समय था जब भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक सोच बन गया था, और उस सोच की जन्मभूमि थी बिहार। बिहार ने राजनीति भी दी, धर्म भी और विज्ञान भी। ये था भारत का गोल्डन एज, जो इस मिट्टी में जन्मा, यहीं से उतरा और विश्व तक छा गया। एक समय था जब बिहार ज्ञान का गढ़ था, लेकिन फिर आया एक ऐसा मोड़ जहां सब कुछ बदल गया। ये था मध्यकालीन युग, जहां बिहार को जख्म मिले, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। 1193 में 1193 में बख्तियार खिलजी ने किया नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला। कहा जाता है कि उसने सोचा था ये एक जादूगरों का अड्डा है, और उसने बिना समझे हजारों ग्रंथ, पुस्तकें और पंडित एक ही रात में जला दिए। जो जगह कभी ज्ञान का दीपक थी, वहां अंधेरा छा गया। ये सिर्फ बिहार नहीं, पूरी दुनिया का नुकसान था। लेकिन मध्यकालीन इतिहास सिर्फ विनाश की कहानी नहीं बताता, ये हमें एक विजन, एक नए निर्माण की मिसाल भी देता है। और उस मिसाल का नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी बिहार का बेटा, जिसने सिर्फ विजय नहीं पाई, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। उसने बनाई ग्रैंड ट्रंक रोड, जो आज भी दिल्ली से बांग्लादेश तक जाती है, और उसका ससरम में मकबरा उसकी विरासत का निशान है, शान से खड़ा हुआ। शेर शाह ने कॉइन सिस्टम, पोस्टल सर्विस और लैंड रेवेन्यू सिस्टम को मॉडर्न बना दिया, जो बाद में मुगलों ने और ब्रिटिशर्स दोनों ने अपनाया। पर फिर आई एक और आंधी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका पहला कदम पड़ा 1764 में बैटल ऑफ बुक्सर के जरिए। ये युद्ध था नवाब ऑफ बंगाल, अवध और मुगल एम्परर के साथ, लेकिन ब्रिटिश जीत गए और शुरू हुआ एक नया दौर का कब्जा। बिहार पे अब अंग्रेजी राज की छाप पड़ चुकी थी। मध्यकालीन बिहार ने देखा विनाश भी और विरासत भी, और समझा कि हर हार के बाद भी नए सवेरे का इंतजार होता है। बिहार ने सिर्फ सभ्यता का जन्म नहीं दिया, बिहार ने आज़ादी की जंग में अपना खून भी बहाया। ये मिट्टी है वीरों की, जहां हर गली से एक क्रांतिकारी निकला। 1857 का पहला आज़ादी का आंदोलन, और इस जंग के शेर थे वीर कुंवर सिंह। 80 साल के इस बुजुर्ग ने अपने हाथ से अपना दूसरा घायल हाथ काट दिया, लेकिन झांसी की तरह अपना जोश कभी कम नहीं होने दिया। उन्होंने ब्रिटिशों के छक्के छुड़ा दिए, भोजपुर से आरा तक,
और दिखाए कि बिहार सिर्फ किताबों का देश नहीं, ये तलवार का भी मैदान है। अगले पड़ाव पर आई चंपारण की मिट्टी, जहां 1917 में महात्मा गांधी ने चलाया अपना पहला सत्याग्रह। ये वही जमीन थी जहां नीला उगाने वाले मजदूरों के दर्द ने गांधी को महात्मा बनाया। यहाँ के किसानों ने सत्याग्रह की ताकत दिखाई और दुनिया ने देखा बिना हिंसा के भी क्रांति होती है। और जब भारत आजाद हुआ तो बिहार ने दिया भारत का पहला राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विनम्र स्वभाव लेकिन पत्थर जैसे नीति। उन्होंने संविधान पर अपना दस्तखत करके बिहार के सपनों को राष्ट्र का दर्पण बना दिया। चाहे वीर कुंवर सिंह की तलवार हो या चंपारण की सत्याग्रह या राजेंद्र प्रसाद का पेन, बिहार ने हर मोड़ पर भारत की आजादी में अपना हर पल, हर सांस समर्पित किया। बिहार ने सिर्फ जंग नहीं लड़ी, उसने राष्ट्र का इतिहास लिखा। 21वीं सदी की शुरुआत हुई एक छोटे से दर्द के साथ। 15 नवंबर 2000 को बिहार दो हिस्सों में बांट गया, झारखंड अलग हो गया। बिहार ने अपने एक हिस्सा खोया जिसमें खनिज भी था और वैन भी। लोगों ने कहा अब बिहार पीछे रह जाएगा, लेकिन बिहार ने जवाब दिया अब हम खुद को दोबारा बनाएंगे। तो दोस्तों, बिहार का इतिहास सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है, ये एक याद दिलाना है। याद दिलाता है कि ये जमीन जिसने कभी पूरे विश्व को ज्ञान दिया, आज भी वही जुनून, वही जज्बा लेके खुद को दोबारा लिख रहा है। हर युग में बिहार ने कुछ नया दिया, चाहे वो चाणक्य की नीति हो, अशोका का धम्मा या गांधी का सत्याग्रह। और आज बिहार का युवा उसी विरासत को लेकर नए बिहार की तस्वीर बना रहा है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार फिर से अपना गोल्डन एरा ला सकता है, या क्या हम सब मिलकर एक नए बिहार को जन्म दे सकते हैं? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।